Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava, and today I am going to start to teach you today geography chapter number 5. Okay, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा सारा डिटेल. कोई अगर दिक्कत होगी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज सब कुछ तो क्लियर लिखा हुआ है. ओके, तो फर्स्टली ऑल ऑफ यू अ ग्रेट गुड मॉर्निंग. एंड चलिए चैप्टर सेशन को शुरू करते हैं. ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला बिकॉज चैप्टर 5 फॉर योर सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, नो डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक. तो चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर 5 नेम इज एग्रीकल्चर एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. आई मीन टू से हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. ओके, सो प्लीज लिसन केयरफुली. चलिए शुरू करते हैं. द टर्म एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है ओरिजिन. एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसमें एगर का AGER एगर का मतलब होता है फील्ड, खेत. और कल्चरा का मतलब होता है कल्चर यानी कि कल्टीवेट करना, काटना. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर रेफर्स मेनली टू द टिलिंग ऑफ फील्ड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है, agriculture also related for goats, pigs, horses, camels, chickens, ducks and even fish. Silkworms is also is the term of agriculture. ठीक है, कुछ टाइप के एग्रीकल्चर जो होते हैं वो जो जिसके स्पेशल नाम होते हैं, जैसे फिश ब्रीडिंग को कहते हैं पिसिकल्चर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. फिश ब्रीडिंग एग्रीकल्चर को हम लोग पिसिकल्चर कहते हैं. सिल्कवर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं. मधुमक्खी पालन को यानी कि हनी कीपिंग बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर. ठीक है, एंड ग्रोइंग ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर, यानी कि अंगूर की खेती को विटिकल्चर बोला जाता है और फ्लावर्स वेजिटेबल्स की खेती को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है. तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा और बिल्कुल सारे पॉइंट क्या हो रहे होंगे? क्लियर हो रहे होंगे. ठीक है, ठीक. प्लांट्स, ठीक है, pest control are used and plant and animal raised are not genetically modified to improve yields is called organic farming. ठीक है, अब फैक्टर्स कौन से हैं जो क्रॉप कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर दो तरह के हो सकते हैं हमारे. एक हो सकते हैं हमारे फिजिकल फैक्टर, एक हो सकते हैं हमारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. फिजिकल फैक्टर में देखिए दो चीजें आती है. फिजिकल फैक्टर हैव कम्स विथ 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज क्लाइमेट एंड सेकेंड पॉइंट इज नोन एज लैंडफॉर्म्स. आई होप चीजें समझ में आ रही है. ओके, ठीक है. अब देखिए एक पॉइंट और इसमें हम ले सकते हैं सॉयल. मतलब क्लाइमेट चेंज होगा तो एग्रीकल्चर पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा. लैंड फॉर्म चेंज होगा तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर जगह की लैंड सेम नहीं है. कहीं की फर्टिलिटी ज़्यादा है, कहीं की क्या है कम है. क्लाइमेट भी हर जगह सेम नहीं है. in some places there are very cold and some places there are very hot and in some places there are moderate season climate. Okay, so different this is called physical factor. Land forms, some are वेरी फर्टाइल सॉइल, सम आर वेरी लेस फर्टाइल सॉइल. ठीक है, लैंड फॉर्म्स कहीं पे बिल्कुल फ्लैट एरिया है, कहीं पे क्या है ऊंचा नीचा है, तो हर जगह लैंड फॉर्म सेम नहीं है. सोशियो इकोनॉमिक अगर हम देखने की कोशिश करें तो एमंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्रॉप कल्टीवेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंप्रूवमेंट इन द फार्मिंग टेक्नोलॉजी. सोशियो इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं कि हम फसल को ऐसे पैदा करते हैं कि हमें उसका क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. तो हम मशीनों का यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, टेक्निक लगाएंगे, मॉडर्न टेक्निक इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटीज का यूज़ करेंगे, इरिगेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे, सब कुछ मॉडर्न तरीके से करेंगे. आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको. अब देखिए एग्रीकल्चर कितने टाइप का होता है? तो एग्रीकल्चर कई टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव. फर्स्ट एग्रीकल्चर इज नोन एज एक्सटेंसिव and second one is known as extensive and intensive. Okay, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव. ठीक है, ये दो क्या है हमारे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स है. किसके? एग्रीकल्चर के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि ऐसे एग्रीकल्चर का सिस्टम जिसमें हम अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉयड और स्मॉल. ठीक है, इसमें हम कम लेबर का यूज करते हैं, कम पैसे खर्च करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम हम खुद करते हैं. और इंटेंसिव का मतलब होता है कि ज़्यादा काम कौन करता है? लेबर करते हैं, बहुत ज़्यादा मशीनें करती हैं काम. ठीक है, और साथ में इसका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है. तो आई होप चीज़ें समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ. सेकेंड वर्ड, ठीक है, अब होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. अगली हेडिंग है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर.
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में अगर हम देखना चाहें, इसमें कई सारी चीज़ें। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है गरीब किसानों के द्वारा, मतलब जो पुअर फार्मर्स होते हैं, जिनके पास अपनी जमीन यानी कि खुद की जो लैंड है वो बहुत कम होती है, और वो इतना पैदा कर लेते हैं कि बस उनका परिवार क्या हो जाए, चल जाए। और इस तरह के एग्रीकल्चर को कभी कभी हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब आप जानते हैं कि व्हेन अ फार्मर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि व्हेन अ फार्मर, ठीक है, cultivate on one place, and if the fertility has gone from that place, then farmer also left that place and go another place, clear the land and also cultivate the same crop in the same year but different land is called shifting cultivation। इसका मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में भी काउंट कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, जिसमें एक किसान दूसरे जगह पे जाता, एक जगह अगर खेती कर लेता है, अगर वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो किसान क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने के बाद फिर वहाँ से वो मूव कर जाता है, दूसरी जगह चला जाता है, और दूसरी जगह जाने के बाद फिर से वहाँ पे वही काम करता है और इतना अनाज पैदा कर लेता है कि कम से कम उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब, नोमैडिक हर्डिंग इज सिस्टम ऑफ रेजिंग एनिमल्स बाय अलाउइंग देम टू ग्रेज। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां पे हम जानवरों को चरने के लिए क्या कर दे, ग्रेज करने के लिए फुल्ली छूट दे दे, उसको नोमैडिक हर्डिंग बोला जाता है, ठीक है ना। अब कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब, व्हेन वी प्रोड्यूस अ क्रॉप ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग, एंड अ क्रॉप दैट वी प्रोड्यूस और वी cultivate in a field for only for commercial purpose is called commercial cropping or commercial farming or commercial एग्रीकल्चर। ओके, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब गेहूं चावल जरूरी नहीं कि जितना हम पैदा करते सब खाई जाते हैं, कुछ को हम बेचते भी हैं, तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग उसको कहा जाता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब कुछ पौधे होते हैं कि हमने एक बार लगा दिया तो वो 4-5 साल तक हमें फल देते रहेंगे, हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती, तो उसे कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है? तो कॉमर्शियल फार्मिंग जिसे कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं। रैंचिंग का मतलब होता है रेजिंग ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल जो सेल किए जाते हैं प्राइमरी लेवल पे उसको रैंचिंग बोला जाता है। द रैंच फार्म इज साइंटिफिकली मैनेज्ड, और इसको साइंटिफिकली तरीके से मैनेज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ पैस्चर, लैंड, बिल्डिंग टू द पीपुल, टू द हाउस पीपुल एंड एनिमल। डेयरी फार्मिंग आप समझते ही हैं क्या होता है कि कॉमर्शियल लेवल पे हम क्या करते हैं, मिल्क पैदा करते हैं, दूध पैदा करते हैं और इसको हम बेचते हैं बड़े लेवल, जैसे मिल्क का, अरे अमूल कंपनी जो है वो एक डेयरी फार्मिंग चलाती है, ठीक है। अब वर्ल्ड पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैव डिफरेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, सच एज एशिया में जो कंडीशन होगी वो यूएसए में नहीं होगी, यूएसए में जो कंडीशन होगी वो यूरोप में नहीं होगी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यूरोप में अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा, नॉर्थ अमेरिका में अलग होगा, साउथ अमेरिका में अलग होगा, अफ्रीका में अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ कोल्ड भी आता है, समर भी आता है और मॉडरेट क्लाइमेट भी होता है। इट मीन्स सी हर एक चीज तरह की क्लाइमेट, और रेनी सीजन भी आती है तो हमारे यहाँ हर एक फसल लगभग पैदा हो जाती है। टाइप्स ऑफ क्रॉप में इंडिया में जो मेनली टाइप्स ऑफ क्रॉप है वो फूड क्रॉप्स होते हैं। फूड क्रॉप्स में क्या क्या आएगा, दोज क्रॉप्स विच फॉर्म द बेसिक फूड ऑफ पीपुल और कॉल्ड फूड क्रॉप्स, मतलब जो हमारी बेसिक नीड में आती है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसकी बेसिक जरूरत को जो पूरा करता है उसे बेसिक फूड क्रॉप कहते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, जैसे राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एटसेट्रा। ओके, कैश क्रॉप्स का मतलब, देखिए कैश क्रॉप्स जानना बड़ा जरूरी है, तो मैं इसे बोर्ड पे लिख देता हूँ, इसे आप इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कैश क्रॉप, ओके, कैश क्रॉप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, तो कैश क्रॉप का मतलब होता है सम क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी सोल्ड और एक्सपोर्टेड। कुछ क्रॉप जो होते हैं वो या तो हम बेचने के लिए पैदा करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए पैदा करते हैं। ओके, दीज क्रॉप्स अर्न रेडी कैश फॉर फार्मर, ये सिर्फ किसान पैसा कमाने के लिए खेत में उगाता है, इसको अपने पर्पज के लिए नहीं उगाता है। तो चूंकि ये क्रॉप हमने क्या किया, सिर्फ बेचने के लिए, कैश कमाने के लिए किया, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स। ओके, आई होप बहुत आसानी से ये चीजें आपको समझ, जैसे शुगर हो गया, तो शुगर का सारा यूज किसान नहीं करता, रबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, कॉफी, टी हो गया, मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, मेजर क्रॉप्स का मतलब होता है बड़े बड़े फसल जो हम बड़े लेवल पे पैदा करते हैं, तो राइस हो गया हमारा, व्हीट हो गया हमारा, मेज हो गया हमारा,
ठीक है। इस जिसे राइस, व्हीट और मेज, इनका जो प्रोडक्शन है वो यूएसए, चाइना, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ठीक है, फ्रांस में किया जाता है। फ्रांस और इंडिया जो है ये कुछ लीडिंग मेज ग्रोइंग कंट्रीज हैं। और हमारे कंट्री में कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। मिलेट्स, दालें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी नाइजीरिया, चाइना, नाइजर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कॉटन का प्रोडक्शन जो है, वेजिटेबल फाइबर, वैल्यूएबल फाइबर है कॉटन एक, ठीक है, ओके। इसका प्रोडक्शन चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील में किया जाता है। पूरी दुनिया में गुजरात, इंडिया में महाराष्ट्र और पंजाब लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। हमारे इंडिया में जूट जो है, जूट इज ऑल्सो फाइबर क्रॉप यूज्ड फॉर मेकिंग गनी, सैक्स, कारपेट्स, मैट्स, बैग्स, इवन फैशन गारमेंट्स एटसेट्रा, ओके। इसका भी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे कहाँ पे किया जाता है? इंडिया में किया जाता है। एशिया में कहाँ? इंडिया और बांग्लादेश, चाइना में मेजर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है इसका लीडिंग प्रोडक्शन करता है। बिहार और आसाम भी इसका प्रोडक्शन करता है। चाय, आप जानते हैं कि चाय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में पैदा किया जाता है, लेकिन चाइना, इंडिया, श्रीलंका और केन्या ये लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओके। इंडिया में टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट है वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कॉफ़ी के प्रोडक्शन पे। तो कॉफ़ी भी चाय की तरह ही है, पॉपुलर है पूरी दुनिया में। इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल हिल स्लोप्स में इसका प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड लोमी सॉइल, इट नीड्स लोअर रेनफॉल, इसको बहुत कम बारिश की जरूरत पड़ती है, मतलब बारिश की जरूरत पड़ती है। ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है, और पूरी दुनिया में वियतनाम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता है। इंडोनेशिया, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडिया, इथियोपिया। इंडिया जो है, इंडिया में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु कॉफ़ी प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट्स हैं। एंड एवरेज फार्म इन इंडिया, तो इंडिया के हिसाब से देखो तो लगभग सभी प्रकार के जो क्रॉप है वो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप is producing in India, because every type of climate is present in India. It means that hot climate, cold climate and moderate climate, rainy climate, every type of climate present in India. That's why every crop which will be used in whole world is producing in India also. Okay, I hope topics आपको clear हुई होंगी, ठीक है, ठीक। तो ये चैप्टर लगभग क्या हुआ, खत्म हुआ। तो ये चैप्टर का क्या था, फर्स्ट पार्ट था और लास्ट पार्ट भी था। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद अगले क्लास में मैं क्या करूंगा, इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा। तो मेन टर्म जो था इस चैप्टर का वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स क्रैक टॉपर्स। अगर आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे तो हम आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आएंगे, फिजिक्स की क्लास लेके आएंगे, केमिस्ट्री की क्लास लेके आएंगे। एंड मैं आपको बस विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस SST से अच्छा आपको मैथ्स के कंटेंट, फिजिक्स के कंटेंट, केमिस्ट्री के कंटेंट दूंगा। अगर नहीं दिया तो चैनल में बंद कर दूंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, लेकिन आप हमें एक मौका जरूर दें, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एनी हाउ, और किसी भी वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, ओके, एंड ऑल्सो शेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके। सो माय डियर चिल्ड्रेन, अगर मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा बहुत साथ दिया। आई होप मैं भी आपका अंत दम तक साथ दूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। थैंक यू सो मच।